रतनगढ़ राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी पत्नी और अपने 9 साल के बेटे के साथ रहता था। रामू मेहनत तो करता था, लेकिन वह और प्रयास करने से बचता था और अपने भाग्य को कोसता रहता था। रामू के सभी किसान दोस्तों की अच्छी तरक्की हो रही थी। ये लो रामू, मिठाई खाओ। अरे ये मिठाई किस खुशी में? मैंने अपने बच्चे का दाखिला नगर के सबसे बड़े विद्यालय में कराया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तभी रामू का पड़ोसी नवीन भी वहाँ आ गया। मिठाई तो मेरी भी बनती है, क्योंकि इस साल मैं अपना मकान पक्का करवा रहा हूँ और साथ में एक दुकान भी ले रहा हूँ। अरे वाह भाई नवीन, तुम्हारा भाग्य तो खूब चमक रहा है। इसमें भाग्य का क्या किरदार है भाई, जो भी है वह दिमाग और मेहनत का नतीजा है। मैं 2 सालों से अपने खेत में बहुत मेहनत करी थी और यह सब उसी का फल है। यह मेहनत और भाग्य की बात नहीं है। कुछ लोगों के साथ सब कुछ अच्छा ही होता है और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं। रामू उदास होकर घर गया तो उसकी पत्नी उसे पूछने लगी, क्या बात है जी, आप इतने शांत क्यों हैं? मेरे सारे दोस्तों की तरक्की हो रही है सिवाय मेरे। मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। आपने कहा था कि इस बार खेत संभालने के साथ साथ कुछ और भी काम ढूंढेंगे, उसका क्या हुआ? अरे काम ढूंढने का क्या फायदा जब परिणाम तो एक ही आना है, असफलता। ऐसी नकारात्मक सोच मत बनाइए, आपको सही दिशा नहीं मिल रही है। यह सुनकर रामू को उसकी पत्नी पर गुस्सा आ गया। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं दिशाहीन हूँ? मुझे धन कमाना नहीं आता। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वह मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप भावनाओं में ज्यादा जीते हैं और परिणाम की चिंता पहले ही करने लगते हैं। देखो मीना, तुम मुझे मत समझाओ कि काम कैसे होता है। मैं पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आइए, आप खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। जिसका भाग्य ही सोया हो उसे ना भूख लगती है ना प्यास। रामू अपने भाग्य को कोस कर सोने चला गया। अगले दिन वह जंगल से लौट रहा था। तभी उसे एक आर्षि तपस्या करते हुए दिखे। अरे यहाँ तो कोई महान आर्षि तपस्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे इनका रास्ता नहीं काटना चाहिए। मैं पीछे वाले रास्ते से चला जाता हूँ। जैसे ही रामू ने रास्ता बदला, उसे आर्षि की आवाज सुनाई दी। पानी पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। लगता है आर्षि महाराज को बहुत प्यास लग रही है। रामू ने आर्षि महाराज को पानी पिलाया। आर्षि महाराज ने रामू की ओर देखा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, इसलिए हमें कोई पानी पिलाने के लिए नहीं दिखता, लेकिन तुमने हमारी सहायता की है। प्रणाम आर्षि जी, यह मेरा कर्तव्य था। आपकी तपस्या के सामने मैं कौन हूँ? आर्षि जी ने रामू का मन पढ़ लिया। उसमें निराशा और दुख के अलावा और कुछ नहीं था। तुम इतने निराश क्यों हो पुत्र? ऋषि जी, क्या बताऊं, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। जितना भी कोशिश कर लूं, मेहनत कर लूं, कभी भी सफलता नहीं मिलती। अब तो मैंने आशा करना ही छोड़ दिया है। आर्षि जी देखते हैं कि रामू को समझाने का कोई उपाय नहीं है। उसके अनुभवों ने उसकी सोच को नकारात्मक बना दिया है और इसी वजह से वह अपने गुणों को भी नहीं देख पा रहा है। तुमने हमें पानी पिलाया, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आर्षि ने एक चमत्कारी पौधा रामू को दिया और कहा, ये लो, ये पौधा कोई आम पौधा नहीं है। इसे तुम अपने आंगन में लगाओ। जितना तुम इसकी देखभाल करोगे उतना ही यह पौधा अपना रूप बदलेगा, और जितना यह पौधा बढ़ता जाएगा तुम्हारा भाग्य भी खुलता जाएगा। रामू वो पौधा ले लेता है और खुश हो जाता है। अरे वाह, अगर सच में ऐसा हुआ तो आज के बाद मुझे मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। पानी पिलाने का इतना बड़ा उपहार। लेकिन तुम एक बात याद रखना, इस पौधे का राज सिर्फ अपने मन में दबा के रखना। अगर इस पौधे के बारे में किसी को गलती से भी पता चला तो उसका भाग्य भी खुल जाएगा और इस पेड़ पर उसके भाग्य की टहनी उग जाएगी।
और तुम्हारा भाग्य बट जाएगा। जी आशीष जी, मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। हर्ष जी को पता था कि आगे क्या होने वाला था। वे रामू से कहते हैं, हमें ढूंढना हो तो नदी के पास आ जाना, आगे आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें। रामू को यह बात कुछ समझ नहीं आई और वह उस पौधे को अपने घर ले आया। अगर मैंने इस पौधे को अभी सबके सामने लगाया तो सब मुझसे सवाल करेंगे। कल सुबह जल्दी उठकर इस पौधे को अपने आंगन में लगा दूंगा। अगले दिन रामू ने वह पौधा अपने आंगन में लगा दिया। उसकी पत्नी ने रामू को पौधा लगाते देखा तो उसके पास आ गई। अरे, आपको कब से पौधों का शौक हो गया? मीना, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। तुम इस पौधे के बारे में कभी भी मुझसे कोई बात नहीं करोगी। ठीक है जी, फिर आपको ही इसकी रोज देखभाल करनी होगी। मेरे पास और बहुत काम होते हैं। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। रामू ने उस पौधे में पानी डालना शुरू किया। वह पौधा बड़ा होता चला गया और रामू का भाग्य भी खुलने लग गया। मीना, इस बार हमारी फसल बहुत हुई है और हमें मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ है। अरे वाह, आखिरकार आपने मेरी बात मान ही ली। कौन सी बात? मैंने ही तो आपसे कहा था कि अपनी नकारात्मक सोच को छोड़िए और पूरे मन से मेहनत कीजिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी पाया है। रामू को सच्चाई मालूम थी कि यह सब उस पौधे की वजह से हुआ है। रामू ने धीरे धीरे अपना मकान पक्का करवा लिया और सब कुछ नया खरीद लिया। उसने गाय भी पाल ली। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा होने लगा और उसमें गुलाबी रंग के बड़े बड़े बहुत ही सुंदर फूल खिलने लगे। फूल जितने सुंदर थे, उनकी खुशबू उससे भी अधिक लुभावनी थी। रामू का पूरा आंगन फूलों की महक से महकता रहता था। धीरे धीरे वह खुशबू पूरे गांव में फैल गई। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले नवीन की पत्नी शोभा मीना के पास आई। अरे मीना, जब से तेरे आंगन में ये सुंदर और खुशबूदार फूलों का पेड़ लगा है, पूरा गांव महकता रहता है। तुम ठीक कह रही हो शोभा। सोनू के पिता ने ही इसकी देखभाल की है और वह इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। इस पेड़ के फूलों की एक विशेषता है कि फूल ना तो मुड़ जाते हैं और ना ही इसका एक भी पत्ता झड़ता है। हमेशा हरा भरा ही रहता है यह पेड़। आज हमारे नगर के मंदिर में पूजा है, क्यों ना हम इस पेड़ के फूलों को तोड़कर मंदिर सजाएं। महाराज भी वहाँ आएंगे और वो कितना खुश हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है शोभा। इतने सुंदर फूलों की जगह तो मंदिर में ही है। तभी वहाँ रामू और नवीन भी आ गए। मीना ने रामू को शोभा का प्रस्ताव बताया। रामू थोड़ा सोच में पड़ गया। भाभी जी, आपको इसके सुंदर फूल और खुशबूदार महक दिख रही है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह पेड़ एक जहरीला पेड़ है? इसके फूलों को छूकर अगर गलती से आपने खुद को छू लिया तो जहर आपकी जान भी ले सकता है। यह बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। अरे, इतना जहरीला पेड़ तुमने अपने आंगन में क्यों लगाया है रामू? लगता है मुझे तुम सबको सच बताना ही पड़ेगा। कैसा सच रामू? अरे, यह पौधा मुझे मेरे बचपन के दोस्त शानू ने दिया था। जब मैं उसके घर गया तो वह बहुत बीमार था, लेकिन उसे अपने पेड़ पौधे से बहुत लगाव था। यह पौधा उसने किसी खास विदेश से मंगवाया था। जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब उसने मुझे यह पौधा दिया और कहा कि मैं तो इसकी देखभाल नहीं कर पाया दोस्त, लेकिन तुम जरूर करना। अब बताओ, मैं अपने मरते हुए दोस्त की बात को कैसे टाल देता। मैंने उससे वादा कर लिया। मुझे बाद में एक वैद्य जी मिले जिन्होंने मुझे बताया कि यह पेड़ जितना सुंदर और महकदार होगा उतना ही जहरीला भी बनेगा। मैंने अपने वादे को निभाने के लिए इस पेड़ को अपने आंगन में लगाया। अगर मैं इसकी सच्चाई तुम सबको बता देता तो तुम सब मुझे कभी इस पेड़ को लगाने ही नहीं देते। रामू की इस झूठी कहानी पर सबने यकीन कर लिया। भैया, आप कितने महान हैं। आपने अपने दोस्तों के साथ किया हुआ वादा निभाया। हमें आप पर गर्व है।
पेड़ अब और भी बड़ा होने लगा था और अब उस पर फूल के साथ साथ रसीले फल भी उगने लगे। रामू की तरक्की की गति बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने खेत के लिए बैल भी खरीद लिए थे। एक दिन रामू का बेटा सोनू और उसके पड़ोसी नवीन का बेटा मोनू रामू के आंगन में खेल रहे थे। मोनू की नजर उस पेड़ के रसीले फलों पर पड़ी। वे इतने स्वादिष्ट दिख रहे थे कि मोनू को उस पर लालच आ गया। सोनू, चल उस पेड़ के फल को चखते हैं। देखो कितने रसीले हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। पिताजी ने मुझे उस पेड़ को छूने से मना किया है। अगर तुम्हें फल खाने का मन है तो हम माँ से मांग लेते हैं। रुको, मैं अभी माँ से तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। सोनू जैसे ही अंदर गया, मोनू ने पेड़ से फल तोड़ लिया और उसे लेकर अपने घर की ओर भाग गया। मोनू फल खाने लगा, तभी उसके पिता नवीन वहां आ गए। पिताजी, यह फल चखिए, कितना स्वादिष्ट है। नवीन ने फल चखा और उसे भी वह फल बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, कहाँ से आया यह फल? ये फल तो मैंने सोनू के आंगन में जो दीवार के पास पेड़ लगा है ना, वहाँ से तोड़ा है। नवीन यह सुनकर चौंक जाता है। वो डर के मारे उस फल को फेंक देता है। हे भगवान, तुमने और मैंने उस जहरीले पेड़ के फल को खा लिया। अब हमारा क्या होगा? नवीन देखता है कि काफी समय बीत गया, लेकिन उसे और उसके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। अरे रामू ने तो कहा था कि यह बहुत ही जहरीला पेड़ है, फिर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अवश्य कोई और बात है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन रामू उस पेड़ को पानी दे रहा था। नवीन उसके घर आया और चारों तरफ देखने लगा। कुछ ही महीने पहले तक इसकी हालत खेत बेचने की हो गई थी और आज तो इसके घर और भाग्य का नक्शा ही बदल गया है। नवीन रामू के पास जाता है और उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है। अरे रामू, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? मैंने और सॉरी ने इस पेड़ का फल खा लिया था और हम दोनों का भाग्य तो देखो, हमें कुछ भी नहीं हुआ। जैसा तुमने इस पेड़ के बारे में बताया था, उस हिसाब से तो अब तक कोई ना कोई घटना हो जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। रामू यह सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, अच्छा चलो, फिर तो अच्छी बात है। यह पेड़ जहरीला नहीं है। वैद्य जी ने इस पेड़ को कोई दूसरा पेड़ समझ लिया होगा। अरे तुम्हारे उस दोस्त का नाम क्या था? हाँ, शानू। ये शानू किस गांव में रहता था? अरे तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो नवीन? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त नहीं है जिसका नाम शानू हो। मैंने पता करवाया है ना। तो इस नगर में ऐसा कोई गांव है और ना ही शानू नाम के किसी व्यक्ति की हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। रामू अब बुरी तरह घबरा जाता है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो नवीन? देखो मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि तुमने हम सबसे झूठ कहा है। तुम्हें इस पेड़ का असली सच बताना ही होगा, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? नहीं तो मैं महाराज के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कराऊंगा कि तुमने एक जहरीले पेड़ को अपने आंगन में उगाया है। तुम्हारे इस झूठ को मैं सच बनाकर इस पेड़ को हमेशा के लिए जड़ से कटवा दूंगा। रामू उलझन में पड़ जाता है। उसे आरशी जी की बात याद आ रही थी, लेकिन उसे पेड़ काटने का भी डर सताने लगा। रामू नवीन को सब कुछ सच बता देता है और जैसे ही वह सच बताता है, नवीन के भाग्य की एक टहनी उस पेड़ पर उग जाती है। अरे ये तो कमाल हो गया, अब तो मेरी भी किस्मत खुल जाएगी। तुम्हारा भाग्य तो वैसे भी खुला हुआ था। नवीन, तुम्हें इस पेड़ की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो तुम्हें भी नहीं है। अगर मेहनत करते तो एक दिन तुम भी सफल होते। तुमने भी यह रास्ता अपनाया है, इसलिए तुम मुझ पर उंगली उठाने वाले कोई नहीं हो। रामू उसे यह नहीं बताता कि पेड़ का राज किसी और को नहीं बताना है। नवीन के साथ भी अब सब कुछ अच्छा होने लगा और रामू की तरक्की धीरे धीरे रुकने लगी थी। एक दिन नवीन कुछ सोच में बैठा हुआ था। इस रामू को जितना मिला
उसके लिए वह काफी है। काम करना तो ठीक से आता नहीं, मैंने ही उसे सब कुछ सिखाया था, और अब देखो सिर्फ भाग्य की खा रहा है। मेरे पास दिमाग भी है, मेहनत भी है, और अगर मेरे पास मेरे भाग्य की शक्ति भी आ गई तो मैं इस नगर में सबसे ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। मुझे इस पेड़ को अपने आंगन में लाना ही होगा ताकि मैं इसकी देखभाल कर सकूं और यह पेड़ मुझे ही सारा फल देगा। अगले दिन नवीन राजा के पास गया और उनसे गुहार लगाने लगा। महाराज, मेरे पड़ोसी रामू के घर की दीवार मेरे आंगन तक आ गई है, जबकि वह जमीन हमारी है। रामू हमारा बहुत पुराना पड़ोसी है, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें अपना मकान अलग करवाना है और हमें उस जमीन की आवश्यकता है। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, वो आंगन की जमीन हमेशा से हमारी थी। नवीन रामू को धमकाकर कहता है, अगर तुमने मुझे वह जमीन नहीं दी तो मैं महाराज को सब कुछ बता दूंगा। वह पेड़ और उसका राज छुपा नहीं पाएगा। सोच लो रामू। क्या राज ये किस पेड़ की बात कर रहा है रामू? मैं बताता हूँ महाराज। नवीन ने उस पेड़ के बारे में राजा को बता दिया। अगर वो पेड़ हमारे पास होगा तो हम इस राज्य के साथ साथ पूरी दुनिया में राज्य करेंगे। हमारे पास हुनर के साथ साथ भाग्य का भी साथ होगा। राजा के साथ मंत्री ने भी राज सुन लिया। पेड़ की टहनियां बढ़ने लगीं और धीरे धीरे उसका कद भी ऊंचा होने लगा। मंत्री ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। अरे सुना है, पास वाले गांव के रामू के आंगन में एक जादुई पेड़ है जो कि सोया हुआ भाग्य भी जगा देता है। अब मंत्री की पत्नी ने यह बात अपने पड़ोस में बताई और फिर ऐसा करते करते ये बात पूरे राज्य में फैल गई। टहनियां बढ़ती ही जा रही थी और वह पेड़ पूरे राज्य में फैलता ही जा रहा था। यह पेड़ तो बढ़ता ही जा रहा है। यह राज जितना फैल जाएगा यह पेड़ उतना ही बढ़ता जाएगा। ऐसे तो यह पूरे राज्य में फैल जाएगा। पेड़ की टहनियां पूरे गांव में फैल चुकी थीं। सारा गांव इस बात से परेशान था। नवीन के घर से पेड़ की जटाएं निकलने लगी। नवीन भागता हुआ रामू के पास आ गया। रामू के घर पर पूरा पेड़ फैल चुका था। ये क्या हो रहा है रामू? ये पेड़ तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, क्योंकि इसका राज चारों तरफ फैलता जा रहा है। मैंने उस दिन तुमसे यह बात छुपाई थी कि यह राज जिसको भी पता चलेगा उस व्यक्ति के भाग्य की टहनी इस पेड़ पर उग जाएगी। अरे ये पेड़ तो हमारे बने बनाए घर को, हमारे खेतों को नष्ट कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। इतने में वहाँ राजा पधारते हैं। रामू, तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। अगर तुमने इस पेड़ को बढ़ने से नहीं रोका तो हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। रामू को अर्शी के आखिरी शब्द याद आते हैं। हमें ढूंढना हो तो नदी के पास आ जाना, आगे आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें। रामू भागता हुआ नदी के पास जाता है। वो देखता है कि आशी अपने में मग्न थे। आशी महाराज, हमें आपकी आवश्यकता है। हमें बचाइए, उस पेड़ ने तो विकराल रूप ले लिया है। आप कुछ करिए आशी महाराज, आप कुछ करिए। मैंने तुम्हें मना किया था कि यह राज किसी को नहीं बताना। मैं क्या करता? मुझे लालच आ गया था कि पेड़ कट गया तो मेरा भाग्य फिर से सो जाएगा। तुमने अपना सारा धन उस पेड़ के भरोसे कमाया है। तुम्हें अपने आप पर इतना भी विश्वास नहीं था कि अगर पेड़ कट भी गया तो तुम मेहनत करके जो भी कमाया हुआ धन था उसे 2 गुना कर सकते थे। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने लालच में आकर यह सब कुछ किया। जो इंसान मेहनत से बचता है और सिर्फ भाग्य के उठने का इंतजार करता है, उसके पास सब कुछ आता तो है लेकिन अधिक समय तक टिक नहीं पाता। ये सबक तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। मैं ये हमेशा याद रखूंगा। आप कुछ उपाय बता दीजिए। यह पेड़ बढ़ता ही जा रहा है, यह तो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही तुम्हें भी अब कुछ
ऐसा ही करना होगा। जल्दी से जाकर उस पेड़ का एक फूल, एक फल और एक पत्ती ले आओ और उसे पीसकर एक मिश्रण बना लो। आर्षि जी ने जैसा कहा, रामू ने वैसा ही किया। आर्षि ने एक घड़े में नदी का पानी भरा और पेड़ के फूल, फल और पत्ती से बने मिश्रण को घड़े में डाल दिया। यह लो पानी का घड़ा। इस घड़े का पानी तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसे राज्य का हर एक व्यक्ति घूंट भर पी नहीं लेता। इस घड़े में के कुछ अंश मिले हुए हैं। जो भी इस घड़े का पानी पिएगा उसकी टहनी उस पेड़ से अपने आप घटने लगेगी। लेकिन आर्षि जी, ये कैसे मुमकिन होगा? ऐसा कहकर अर्षि फिर से तपस्या में लीन हो गए। कुछ तो सोचना पड़ेगा रामू। मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। रामू को एक तरकीब सोचती है और आर्षि को प्रणाम कर घड़ा लेकर सीधे महाराज के पास जाता है। राजा और मंत्री पेड़ को काटने की योजना बना रहे थे। महाराज, उस पेड़ की टहनियां काटने पर भी नहीं कट रही है। वो इतना मजबूत है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसे समाप्त किया जाए। मैं बताता हूँ महाराज, मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है रामू, जल्दी से बताओ। रामू घड़े को राजा को देते हुए बोला, महाराज, इस घड़े में जादुई शक्ति है। इसमें जादुई पेड़ की सामग्री मिली हुई है। अगर आपने इस पेड़ का पानी पी लिया तो वह पेड़ अपने आप ही घटने लगेगा। अगर आप सबसे पहले इस घड़े से पानी पिएंगे तो सारी प्रजा भी विश्वास करके इस बात को मानेगी और पानी पिएंगे। इसका क्या सबूत है? हमारे राजा ऐसे ही किसी के हाथों से कुछ भी नहीं पिएंगे। समझे, आपको ऐसा करना होगा महाराज। अब उस पेड़ से आप ही सबको बचा सकते हैं। हम पिएंगे मंत्री जी। हम भी इस लालच में उतने ही भागीदार हैं जितने कि सब। राजा ने पहला घूंट पिया और मंत्री को घड़ा थमा दिया। मंत्री जी, आप इस घड़े से सबको पानी पिला दीजिए और सबके मन में उपजे लालच को खत्म करिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप भी पानी पीजिए मंत्री जी। हाँ महाराज, मेरे द्वारा ही यह बात नगर तक गई थी। मैं भी इसका भागीदार हूँ। व्यक्ति का लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। लालच जितना बढ़ेगा, भाग्य उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। पूरे राज्य के लालच ने इस पेड़ की भाग्य उदय शक्ति को भी बेकाबू कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। इस तरह से वह पेड़ बढ़ता ही जाएगा और सबका विनाश कर देगा। मंत्री ने उस घड़ी से पानी पिया और फिर सब में बांट दिया। धीरे धीरे सबने घड़े से पानी पी लिया और वह पेड़ धीरे धीरे घटता चला गया। उसकी फैली हुई टहनियां और जड़ें सिमट गईं और वह एक पौधा बन गया। वह घड़ा पूरे नगर से सोता हुआ नवीन के पास आ गया। नवीन ने घूंट भरकर वो घड़ा आखिर में रामू को दे दिया। वो पेड़ अब एक छोटा सा पौधा बन चुका था। लो, अब तो पेड़ पौधा बन गया। अब तुम ही संभालो। इस मुसीबत को हम तो मेहनत करके ही अपना धन कमाएंगे। रामू ने उस घड़े में से पानी पिया और वह पौधा एक बीज बन गया। अब तुम इस बीज का क्या करोगे रामू? फिर से पेड़ उगाओगे? सबसे पहले लालच का बीज मेरे मन में आया था। मुझे इस बीज की कोई आवश्यकता नहीं है। रामू ने उस बीज को नदी में बहा दिया और उसके बाद वह अपने भाग्य को बिना कोसे खूब मेहनत करने लगा। रामू ने इस बार खूब तरक्की करी, लेकिन किसी जादुई पौधे के कारण नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से। कहानी की सीख भाग्य को जगाने की एक ही चाबी है। मेहनत व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, भाग्य उसका उतना ही साथ देता है।